हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं भाग 2 में हम 5वां लेसन हरित ऊर्जा की दिशा में पढ़ रहे थे। उसमें हम स्वाध्याय के सवाल हल कर रहे थे। स्वाध्याय के हमने 10 तक के प्रश्न जो है पिछले वीडियो में देखा। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। हमारा प्रश्न देखो क्या दिया है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। क्या है पहला वैज्ञानिक कारण? परमाणु ऊर्जा स्रोत यह सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न में दिया है कि सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन है, उसमें करेक्शन कर लेना, व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा स्रोत यह सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये इस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो क्यों नहीं है, ये क्या दिया है देखो, विश्व में केवल 11% ऊर्जा ही परमाणु ऊर्जा स्रोत से निर्मित होती है और भारत में केवल 2% परमाणु ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। मतलब पूरे विश्व में केवल इतने ही ऊर्जा स्रोत से विद्युत की निर्मित होती है और भारत में 2% का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा के कारण पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों से विकिरणें उत्सर्जित होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि परमाणु है ना, ये जो है परमाणु केंद्र है, वहाँ से हमेशा रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो उनकी विकिरणें जो है वो हमेशा उत्सर्जित होने का खतरा बना रहता है। फिर यहाँ से परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निष्कासित होने वाला कचरा भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पे सब रेडियोधर्मी से प्रदूषित सब कचरा है। तो कचरे को कहाँ जो है इसका व्यवस्थापन किया जाए। फिर परमाणु भट्टी में बड़ी दुर्घटना होने से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो जाती है। अनेक परमाणु ऊर्जा केंद्र पे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये रूस में जो चेरनोबिल में ये घटना हो चुकी है, परमाणु केंद्र से रेडियो सक्रिय विकिरणें बाहर आती हैं। इसलिए ये चेरनोबिल की घटना तुम लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी जो है कई दिन तक इसका असर था। ये परमाणु भट्टी से यहाँ जो है रेडियो सक्रिय विकिरणें बाहर आई थी। ये घटना तुम लोग जो है सर्च कर सकते हो इसके बारे में। इसलिए परमाणु ऊर्जा स्रोत सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। कारण बताओ में फिर दूसरा कारण बताओ है, विद्युत निर्मित के प्रकार के अनुसार टरबाइन की रूपरेखा भिन्न भिन्न होती है। हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो है टरबाइन जो होती हैं वो भाप पे चलने वाली, फिर उसके बाद वायु से चलने वाली। तो वहाँ पर क्यों है इसकी रूपरेखा भिन्न भिन्न क्यों है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़े ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये माइकल फैराडे की जो है खोज है, उन्होंने इस सिद्धांत की खोज की थी। तो जो जनित्र है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जनित्र से विद्युत का निर्माण किया जाता है। इस विद्युत निर्मित के लिए जनित्र को घुमाना पड़ता है। हमें पता है ना, जब जनित्र घूमता है तो ही विद्युत का निर्माण होता है। तो जनित्र को घुमाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? टरबाइन की। और टरबाइन को घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। हमने देखा था ना, जो ऊष्मीय ऊर्जा है तो वहाँ पे कोयले के ज्वलन से जो वाष्प बनती है, उससे जो है टरबाइन घुमाया गया। परमाणु भट्टी में यूरेनियम, थ्रोम्बियम, इनके वाष्प से जब इनका विखंडन होता है तो उसके वाष्प से टरबाइन घूमता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वायु से चलने वाले भी देखे थे हमने, पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, ये सब में वायु से चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया गया था। तो विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार टरबाइन घुमाने के लिए उसी केंद्र की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण ही प्रत्येक विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार उपयोग किए जाने वाले टरबाइन की रूपरेखा भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा जो है वो प्रश्न है यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित करना आवश्यक है। जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है, ये तीसरा हमारा वैज्ञानिक कारण है। प्रश्न 11वें का तीसरा ई वाला भाग। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया की प्रक्रिया है, ठीक है। यह श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु ऊर्जा केंद्र में नियंत्रित पद्धति के अनुसार कराई जाती है। हमने देखा ना परमाणु विखंडन जो होता है, यूरेनियम का परमाणु विखंडन कैसे करते हैं।
फिर यहाँ पे ये जो है केंद्र में नियंत्रित पद्धति के अनुसार कराई जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया में निर्मित प्रत्येक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। केंद्रक में देखो न्यूट्रॉन होता है ना, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम के 3 परमाणु का भी विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया में आगे चलकर अनेक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित न करने पर एक बड़ी परमाणविक दुर्घटना हो सकती है। अगर हम इसको नियंत्रित नहीं किए तो क्या होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और बड़े पैमाने पर जान माल यानी लोगों की जान, सामान, इन सबको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये हमारा वैज्ञानिक कारण 11वें का ई था। अब 11वें का अगला जो है चौथा क्या है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा को नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। नूतनीकरण ऊर्जा का स्रोत यानी क्या हुआ कि हम जो नूतनीकरण यानी हम उसको फिर से जो है उसको पर्यावरण स्नेही हो गया ना। जल विद्युत ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह क्रमशः प्राप्त कैसे होता है। जल विद्युत ऊर्जा बहते हुए पानी से, सौर जो है ऊर्जा वो सूर्य प्रकाश से, और पवन ऊर्जा बहते हुए पवन की सहायता से विद्युत का निर्माण होता है। तो बहता हुआ पानी या जल संचय, वेग से बहने वाली पवन और सूर्य प्रकाश, ये कभी भी समाप्त न होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, ये समाप्त नहीं होंगे ऊर्जा के स्रोत। इसके विपरीत जो प्राकृतिक गैस हैं, कोयला है, खनिज तेल है, इसके भंडार सीमित हैं। तो ये क्या होगा, आने वाले समय में ये जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इन ऊर्जा स्रोत को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जल विद्युत ऊर्जा, सौर विद्युत, पवन ऊर्जा, ये सब जो है कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। इसलिए इन स्रोत को नूतनीकरणक्षम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। मतलब इसको हम जो है हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा वैज्ञानिक कारण में एक प्रश्न है यहाँ पर, सौर फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से, यहाँ पे देखो इसको इस ऊर्जा के निर्मित संभव है, इसको हमें नहीं करना, ये वाला वैज्ञानिक कारण। अब हम आएंगे 12वें प्रश्न में, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति का संकल्पना चित्र तैयार करिए। संकल्पना चित्र यानी रूपरेखा। हम लोग देखो बार बार पढ़ रहे थे ना रूपरेखा, तो रूपरेखा को दूसरा नाम दिया जाता है संकल्पना चित्र। तो ये हमारी जो है संकल्पना चित्र है, किसकी है, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र की। ठीक है, यहाँ पे ये परावर्तक हैं। ये देखो हम जो है जब हम प्रवाह आकृति बनाए थे तो वहाँ पे परावर्तक दिखाए थे ना, लेकिन यहाँ पे रूपरेखा है तो ये परावर्तक, ये सौर परावर्तक। फिर यहाँ पे ये जो है टरबाइन है, यहाँ पे इसके माध्यम से टरबाइन घूमता है, और फिर उसके बाद जो है टरबाइन से जनित्र घूमा और जनित्र से विद्युत का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर वापस से जो है ये कूलिंग टावर में ठंडा होकर फिर से ये टरबाइन घुमाने के कार्य होता है। तो ये सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र की रूपरेखा या संकल्पना चित्र, प्रश्न में तुम्हारे किताब के संकल्पना चित्र लिखा है। फिर अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, जल विद्युत निर्मिति केंद्र पर्यावरण स्नेही है या नहीं, इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो जल विद्युत निर्मिति केंद्र ये पर्यावरण स्नेही यानी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली है या नहीं। नूतनीकरणक्षम तो है, लेकिन उसे पर्यावरण को कोई हानि पहुंचती है या नहीं वो देखना है। तो देखो यहाँ पे पहले तो क्या है, जल विद्युत निर्मिति से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। क्या होता है, जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, तो इसके लिए प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, कोई ईंधन का ज्वलन नहीं है ना, तो वहाँ प्रदूषण भी नहीं होगा, तो ये एक उसका लाभ है। फिर इसके अलावा क्या बोला है, विद्युत का निर्माण अबाधित गति से होता है। मतलब विद्युत का निर्माण वहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहती है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बांध का पानी समाप्त होने पर पुनः वर्षा होने से बांध के पानी भर जाते हैं। बांध का पानी जो है वो समाप्त अगर हो भी गया तो वर्षा जब होती है तो वापस से पानी भर जाता वहाँ पर ना। इसलिए उपर्युक्त कारणों से जल विद्युत
उपर्युक्त कारणों से जल विद्युत निर्मित पर्यावरण स्नेही है। मतलब ये अगर पॉइंट्स हम देखेंगे 3 पॉइंट्स, तो इससे हमें लगता है कि है, मगर इससे कुछ समस्याएं भी हैं ना, हमने समस्याएं भी पढ़ा है। समस्या क्या है? परंतु जब बांध बनाते हैं तो उस समय जो पानी संचित करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे गांव पानी में डूब जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया जाता है, क्योंकि बांध बना रहे, पानी को संचित किया जा रहा है, तो क्या होगा, अनेक गाँव को हमें वहाँ से विस्थापित करना होता है, उनको हटाना होता है, क्योंकि उनकी जगह सब पूरा पानी में डूब जाएगी ना। तो उनको पुनर्वसन कराना ज़रूरी होता है, उसका प्रश्न उत्पन्न होता है। वो अगर नहीं कराएंगे तो भी ठीक नहीं है, तो उनको पुनर्वसन यानी उनको फिर से दूसरी जगह बसाना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो उपजाऊ खेत है, जो जंगल है, वो सब भी क्या हो रहा है, बांध के पानी में डूब सकते हैं। तो इससे क्या होगी, जो जैव विविधता संकटग्रस्त हो सकती है। जैव विविधता यानी जो अन्य सजीव हैं जंगल में, ठीक है, पानी में, तो ये इनको हानि पहुंचेगी, ये संकट का जो है संकटग्रस्त हो सकते हैं। बहते हुए पानी के प्रवाह को रोका जाता है, इस कारण पानी की जलीय परिसंस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहता हुआ पानी है ना, बांध बनाकर हमने उसको रोक दिया है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो पानी के अंदर जो सजीव हैं उनको भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बांध के पानी के दबाव से जल विद्युत केंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सब कारण देखकर हमें क्या लगता है कि पर्यावरण स्नेही, वैसे तो पर्यावरण स्नेही है, लेकिन ये सब समस्याएं भी होती हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है 14th क्वेश्चन, नाम निर्देशित आकृति बनाइए। मतलब तुम्हें आकृति बनाकर उसको नाम भी लिखना है। पहला है सौर ऊष्मी विद्युत केंद्र के लिए ऊर्जा रूपांतरण दर्शाने वाली आकृति, और दूसरा जो है ये पैनल, सौर पैनल का, जो कि हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये हमारा जो है पोर्शन में नहीं है ना। तो सिर्फ हमारा जो पहला है, यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन, सौर ऊष्मी विद्युत केंद्र के लिए ऊर्जा रूपांतरण दर्शाना, ऊर्जा का रूपांतरण दर्शाने वाली, तो प्रवाह आकृति हम लोग पढ़े हैं ना, ये हमें बनाना है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14th का अ की आकृति है। 14th की अ क्या दिया है, ये प्रवाह आकृति हमको बनाना है। सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, फिर एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक परावर्तक, और वाष्प पर चलने वाली टरबाइन, फिर उससे विद्युत जनित्र, और विद्युत जनित्र से विद्युत ऊर्जा। हमने इसका जो है रूपरेखा वाली आकृति हम देखो पहले प्रश्न में बनाए हैं ना। फिर हमारा 15वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए विद्युत निर्मिति और पर्यावरण। ठीक है, तो ये टिप्पणी लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, विद्युत निर्मिति, हमें पता है ना, जीवाश्म ईंधन परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत निर्मिति पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने पर पर्यावरण पे इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। हमें क्या बोला, विद्युत निर्मिति केंद्र और पर्यावरण, तो हमें वो दोनों को लेकर टिप्पणी लिखना है। तो हमारा देखो पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन हमने किसका लिया है, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से हवा प्रदूषित होती है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसे विषैली गैस होती है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक होती है। पता है हमारा, तुमने देखा होगा जो गाड़ियाँ भी चलती हैं ना, तो उसमें कभी कभी देखो बहुत तेज़ धुआं निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ये जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है ना, तब ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। फिलहाल तो हम यहाँ पे विद्युत निर्मिति का बता रहे हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हमारे शरीर में गई श्वसन क्रिया से, तो फिर क्या होता है पता, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम करता है, और जिससे कि हीमोग्लोबिन मतलब रक्त ऑक्सीजन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई, तो उससे सर दर्द, थकान, ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक है। ज्वलन से उत्पन्न होने वाली अन्य विषैली गैस भी हवा में स्थित प्रदूषक के ठोस कण श्वसन संस्थान के अनेक रोग को जन्म देती हैं। तो और भी जो विषैली गैस हैं हमारे जो श्वसन संस्थान है, तो उसमें भी कई रोग को जन्म देती है। इस प्रकार ईंधन के ज्वलन से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगर अपूर्ण ज्वलन हुआ
तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अगर ज्वलन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से जो विषैली गैस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। अगर उससे प्रदूषण हुआ तब तो हमें हमेशा ही समस्या रहेगी, क्योंकि हम लोग अक्सर किचन में काम करते हैं और किचन में जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है ना, जो भी हम भोजन पकाते हैं उसमें। तो ये जो है इसमें प्रदूषण नहीं होता, लेकिन ये वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होती है तो घर में भी देखो किचन में गर्मी जो है धुआं की वजह से गर्म भी होता है ना। और पर्यावरण में क्या होता है, जो वैश्विक तापमान है उसमें भी वृद्धि होती है। और फिर साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। कैसे अम्लीय वर्षा होती है, जो NO2 गैस है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पानी H2O, पानी, वर्षा का पानी है ना, H2O, पानी का सूत्र H2O है ना, इसके साथ मिलकर HNO3 बनाती, नाइट्रिक अम्ल। और ये नाइट्रिक अम्ल जो है पानी के साथ घुलकर वर्षा होती है, इसलिए उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पहले के लोग देखो पहली बारिश में नहाया करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये पहली बारिश जो होती है वो अम्लीय वर्षा है। तो इस कारण पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा होने के कारण हमें भी नुकसान पहुंचता है, जो इमारतें हैं उसको नुकसान पहुंचता है, जो पशु पक्षी हैं उनको नुकसान पहुंचता है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन के भंडार भी सीमित हैं। फिर जीवाश्म ईंधन, अब पहला पॉइंट में तो हमने उसके ज्वलन से होने वाली समस्या देखी, दूसरे पॉइंट में क्या है, उनके भंडार सीमित हैं। और फिर उनके निर्माण में तो जो जीवाश्म ईंधन है इसके निर्माण में तो लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसके उत्खनन से और अनुसंधान से पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है। और सागर में होने वाले उत्खनन से भी पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है जानते हो, ये जो जीवाश्म ईंधन जो होता है ये पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है ना। ये जब कोई जिसको दफना दिया जाता है ना तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो तलहटी में जाने के बाद क्या होता है, ये इसके जो है अनाक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और चट्टान बन जाते हैं। और चट्टान बनने के बाद तब उसके अंदर का भाग जो तेल हो जाता है, फिर उसको जो है बहुत ही अंदर खनन करके, ड्रिल करके, फिर वहाँ से जो है जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, अभी देखो जो जीवाश्म ईंधन है तलहटी में जाकर अनाक्सीकरण की प्रक्रिया होने के बाद जो जीवाश्म ईंधन बन रहा है उसको लाखों वर्ष लगे, लेकिन इसलिए उसके भंडार भी सीमित हैं, बनने में भी समय लगेगा। और जब उत्खनन की प्रक्रिया होती है तो पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। फिर परमाणु ऊर्जा पर आधारित, अगर परमाणु ऊर्जा के विद्युत केंद्र हैं तो वहाँ पे परमाणविक कचरे का निष्कासन की समस्या है। फिर वहाँ पे बड़ी दुर्घटना अगर हो गई तो लोगों को नुकसान पहुँचेगा। मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण स्नेही ऊर्जा की विभिन्न पद्धतियों का अनुसंधान शुरू हो चुका है। जल संचय से विद्युत निर्मित यानी जल विद्युत निर्मित, पवन से यानी पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जैविक ईंधन से विद्युत निर्मित इत्यादि प्रक्रियाओं से विद्युत निर्मित हो सकती है। जैविक ईंधन से विद्युत निर्मित, जैविक ईंधन में अभी पता है क्या आया, लेकिन यह सभी प्रक्रिया पर्यावरण स्नेही है, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती। जैविक ईंधन में देखो मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस से भी। तो इस प्रकार जो है ये हमारा विद्युत निर्मित और पर्यावरण, ये लास्ट क्वेश्चन था टिप्पणी। तो हमारा जो है ये 5वां लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।